चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम स्टडी करेंगे फंक्शंस ऑफ आरबीआई, यानी कि आरबीआई के भारत में क्या क्या कार्य हैं, आरबीआई की स्थापना कब हुई, किस कमीशन किस आयोग ने क्या है आरबीआई की स्थापना की सिफारिश की और किस एक्ट के थ्रू आरबीआई की क्या है स्थापना होती है। तो सबसे पहला है हमारा जो आरबीआई है वो क्या है, सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है। यानी कि दो बातें आप ध्यान रखेंगे, जो आरबीआई है वो बैंकों का भी बैंक है, यानी कि जितने भी बैंक हमारे एसबीआई है, आपका पीएनबी है, जितने भी ओरिएंटल बैंक है, जितने भी बैंक्स हैं उन सब का क्या है, यानी कि कमर्शियल बैंक है, जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक, उन सब का क्या है बैंक है। और दूसरा केंद्र सरकार का बैंक है, यानी कि केंद्र सरकार जो क्या है अपने लिए आंतरिक बाजार से ऋण की क्या है व्यवस्था करती है, ट्रेजरी बिल जारी करके। पहले 1995 से पहले आपका एडोक सिक्योरिटीज जारी की जाती थी। तो हम ये सब क्या है बातें इसमें जानेंगे, आरबीआई के फंक्शंस हम जानेंगे। तो पहली बात है, आरबीआई क्या है आपका सेंट्रल बैंक है, जिसकी स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई। यानी कि आरबीआई की स्थापना कब होती है, 1 अप्रैल 1935 को। कहां होती है, कोलकाता में, ठीक है ना। किस एक्ट के थ्रू होती है, तो आरबीआई एक्ट 1934। अब ये आरबीआई एक्ट 1934 किसकी सिफारिशों पर आया, या फिर हम कहें कि आरबीआई की स्थापना की सिफारिश किसने की, यानी कि किस समिति ने ये महसूस किया कि हमारे भारत में क्या होना चाहिए, एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए, जो क्या है जितने भी अन्य वाणिज्यिक बैंक हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं, उनको क्या है विनियमित करे, उन्हें किस तरीके से संचालित करना है वो दिशा निर्देश क्या है जारी करे। तो इसमें दो नाम आते हैं। पहला नाम आता है 1926 का यंग हिल्टन कमीशन, यंग हिल्टन कमीशन, और दूसरा नाम आता है 1931 का केंद्रीय बैंक जांच समिति, केंद्रीय बैंक जांच समिति। इन दोनों ने क्या है सिफारिश की कि हमारे भारत में क्या होना चाहिए, सेंट्रल बैंक होना चाहिए। और इनकी सिफारिश के बाद क्या है आपका 1934 में आरबीआई एक्ट 1934 को क्या है पारित किया गया। और उसके बाद क्या है इसी एक्ट के थ्रू आपका आरबीआई की क्या है स्थापना की गई, ठीक है जी। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर में की गई थी, के तहत की गई थी। और किसकी सिफारिश पर की गई थी, तो यंग हिल्टन कमीशन और केंद्रीय बैंक जांच समिति। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आरबीआई की जब स्थापना की गई थी तो ये निजी बैंक के थ्रू था, यानी कि जो निजी लोग हैं उनके क्या थे इसमें इक्विटी शेयर थे, वही क्या है इसमें पैसा जमा करते थे, वही क्या है किसी को पैसा ऋण के रूप में देते थे। तो यानी कि निजी लोगों के पास क्या थे इक्विटी शेयर थे, मालिकाना हक क्या था निजी लोगों के पास था। लेकिन इसके बाद आपका 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, यानी कि नेशनलाइजेशन। 1 जनवरी 1949 को सरकार ने क्या है इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया, यानी कि इस पर किसका अधिकार हो गया, केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार या आप कहें तो भारत सरकार, यानी कि जो निजी लोग थे, निजी लोगों के इक्विटी शेयर को क्या है कम कर दिया गया और मालिकाना हक में कौन आ गई आपकी, भारत सरकार आ गई। और भारत सरकार ने क्या किया, तुरंत इसके बाद आपका 1949 में एक बैंकिंग एक्ट पारित किया,
ठीक है ना। 1949 का 1949 में बैंकिंग एक्ट क्या है पारित किया। इस बैंकिंग एक्ट के थ्रू जितने भी हमारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं या कोई नया बैंक खुलना है, कोई नई एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी खुलनी है, तो उसको जो रजिस्ट्रेशन है आपका आरबीआई क्या है, आरबीआई में वो क्या है रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करती है और उसे क्या है बैंकिंग अधिनियम 1949 के तहत क्या है पंजीकृत किया जाता है। तो बैंकिंग अधिनियम क्या है, जितने भी हमारे बैंक हैं, चाहे वो एनबीएफसी हो चाहे वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो, उन सबको किसके तहत पंजीकृत होना होता है, बैंकिंग अधिनियम 1949। और जो एनबीएफसी है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, वो होती है आपकी कंपनी अधिनियम 1955 के तहत। यहां मैं लिख देता हूं एनबीएफसी कंपनी अधिनियम 1955, यानी कि कंपनी अधिनियम 1955 के तहत क्या है 1956 है में भी 1956। तो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत क्या है आपके एनबीएफसी रजिस्टर्ड होते हैं और जितने भी हमारे बैंक हैं शेड्यूल बैंक्स हैं, ठीक है ना, शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं, वो आपके बैंकिंग अधिनियम 1949 के तहत क्या है रजिस्टर्ड होते हैं, पंजीकृत होते हैं और आरबीआई क्या है उनका पंजीकरण करता है। दो बैंकों का विलय कौन करता है, आरबीआई करता है। किसी बैंक का समापन कौन करता है, आरबीआई करता है। किसी नए बैंक का गठन किसके अंतर्गत किया जाता है, आरबीआई के अंतर्गत किया जाता है, जो हम आगे क्या है पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आरबीआई से जुड़े जो तथ्यात्मक बिंदु है यानी कि फैक्चुअल्स हैं, तो फैक्चुअल क्या है आपका 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के थ्रू इसका क्या है इस्टेब्लिशमेंट किया गया, इसे स्थापित किया गया। इसे स्थापित कहां गया किया गया था, कोलकाता में किया गया था और 1937 में से क्या है मुंबई में इसका मुख्यालय शिफ्ट कर दिया गया था। इसके बाद आता है आपका किसकी सिफारिश पर, तो यंग हिल्टन कमीशन 1926 एंड 1931 केंद्रीय बैंक जांच समिति। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का क्या है नेशनलाइजेशन कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, यानी कि निजी लोगों के इक्विटी शेयर को क्या है कम कर दिया गया 51% से कम। जब ऐसा बैंक जिसमें क्या है, हालांकि आरबीआई में टोटल क्या है गवर्नमेंट का ही है, लेकिन कोई ऐसा बैंक जिसमें 51% इक्विटी शेयर गवर्नमेंट के पास है, तो वही बैंक क्या होता है आपका सरकारी बैंक होता है। जैसे एसबीआई है, पीएनबी है, ओरिएंटल है, इलाहाबाद है, ये सब क्या है सरकारी बैंक हैं। क्यों सरकारी बैंक है, क्योंकि इनमें सरकार की कितनी इक्विटी है 51%, ठीक है ना। इससे ज्यादा भी हो सकती है लेकिन इससे कम हुई तो क्या है आपका फिर मालिकाना हक नहीं होगा, फिर निजी लोगों का हो जाता है मालिकाना हक, जैसे आईसीआईसी है और आपके एचडीएफसी है, तो ये क्या है आपके गैर सरकारी बैंक हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद इसमें बैंकिंग एक्ट पारित किया गया 1949 को। ये क्यों पारित किया गया, जो आरबीआई के तहत क्या है नए बैंकों की स्थापना की जाएगी तो वो किसमें रजिस्टर्ड होंगे, बैंकिंग एक्ट में। फिर इसके बाद आपका एनबीएफसी, ये अलग टॉपिक है लेकिन आप याद करने के लिए समझ लीजिए, फैक्चुअल जानकारी है। जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये कौन सी कंपनी होती हैं, जो सिर्फ जमा स्वीकार नहीं करती, ये सिर्फ क्या है ऋण देती हैं, ये सिर्फ क्या है ऋण देती हैं। बैंक का क्या काम है, बैंक का काम है ऋण देना भी और जमा भी स्वीकार करना। लेकिन एनबीएफसी इन्हें नॉन बैंकिंग क्यों कहा गया, क्योंकि ये ऋण देती हैं लेकिन क्या है आपका जमा स्वीकार नहीं करती, ठीक है ना। हालांकि अब कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के द्वारा क्या है ये आपका जमा स्वीकार कर लेती हैं, लेकिन वो आगे का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। जब हम एनबीएफसी को पढ़ेंगे ब्रीफली तो हम देखेंगे कि कौन सी एनबीएफसी जमा स्वीकार कर रही हैं और कौन सी नहीं। इसके अलावा ये एनबीएफसी क्या है चेक जारी नहीं कर सकती, डीडी जारी नहीं कर सकती, डिमांड ड्राफ्ट जारी नहीं कर सकती। तो ये क्या है फैक्चुअल से क्या थी जानकारी थी, तो आरबीआई से थ्रू क्या है इतनी फैक्चुअल जानकारी थी। अब हम देखेंगे ये काम क्या करता है, फंक्शंस ऑफ आरबीआई। अब देखिए हमारे यहाँ आपने दो थ्योरी सुनी होंगी, एक है आपकी राजकोषीय नीति,
फिजिकल पॉलिसी एंड सेकंड इज मौद्रिक नीति। यानी कि आपकी मॉनेटरी पॉलिसी। अब देखिए हमारे यहाँ भारत में दो नीतियां क्या हैं, हमारे अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने का, स्टेबल रखने का क्या है, प्रयास करती हैं, जिसमें पहली है राजकोषीय नीति एंड सेकंड इज मौद्रिक नीति। अब देखिए राजकोषीय नीति कौन बनाता है, आपका वित्त मंत्री, वो वित्त मंत्रालय यानी कि भारत सरकार, और आपकी मौद्रिक नीति कौन बनाता है, आरबीआई, और आरबीआई में भी कौन, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो क्या होती है आपकी 6 सदस्यीय होती है। और आपका गवर्नर, आरबीआई गवर्नर क्या होता है इसका, पदेन अध्यक्ष। अब देखिए राजकोषीय नीति का संचालन कौन करता है, आपका वित्त मंत्रालय करता है, यानी कि राजकोषीय नीति का संचालन होता है वित्त मंत्रालय यानी कि भारत सरकार के अंतर्गत। दूसरी तरफ आपकी मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, तो आपकी आरबीआई। अब दोनों पॉलिसी के क्या है, अलग अलग क्या है, उद्देश्य है, अलग अलग टारगेट है। देखिए जो आपकी राजकोषीय नीति है उसका टारगेट है ग्रोथ, उसका टारगेट है ग्रोथ यानी कि वृद्धि हो। और मौद्रिक नीति का क्या है टारगेट, तो मौद्रिक नीति का टारगेट है आपका कंट्रोल द इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति नियंत्रित। अब हमारी दो पॉलिसी हैं, एक पॉलिसी आपकी फिजिकल पॉलिसी एंड सेकंड पॉलिसी इज मॉनेटरी पॉलिसी। तो देखिए मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, आपका आरबीआई बनाता है। फिजिकल पॉलिसी कौन बनाता है, आपका वित्त मंत्रालय बनाता है। लेकिन दोनों के उद्देश्य क्या हैं, अलग अलग हैं। एक काम करता है ग्रोथ के लिए और एक काम करता है कंट्रोल द इन्फ्लेशन, यानी कि आपकी मुद्रास्फीति, या मैं शुद्ध भाषा में कहूं तो महंगाई क्या है, नियंत्रित रहे, यानी कि कीमतें क्या है, ज्यादा ऊपर ना जाए। दोनों के क्या है, टारगेट अलग अलग है। अब देखिए ग्रोथ और इन्फ्लेशन दोनों का रिलेशन क्या है, डायरेक्ट होता है थोड़ा बहुत, ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन, यानी कि अब इसमें आप बहुत सारी कंडीशन है, पहली कंडीशन में लिखता हूं, अब मैं बोलूंगा ज्यादा लिखूंगा कम। ग्रोथ है आपकी, ग्रोथ अगर किसी भी अर्थव्यवस्था को ग्रोथ करनी है तो उसे क्या है, थोड़ी बहुत महंगाई करनी होगी, थोड़ी बहुत मुद्रास्फीति क्या है उस अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। देखिए सिंपल सी बात है, एक फ्रिज 2015 में 5000 का था और वही फ्रिज 2020 में भी क्या है 5000 का ही है। तो जो उत्पादक वर्ग है, प्रोड्यूसर है, वो क्या है, क्यों उसका क्या है प्रोडक्शन करे, उसे क्या है उसका 5 साल में प्रॉफिट मार्जिन क्या है 0% हुआ, कुछ बढ़ा ही नहीं 5 साल में, तो वो उसका क्या है प्रोडक्शन नहीं करेगा। अब उसका प्रोडक्शन करेगा प्रोड्यूसर, उसका प्रोडक्शन कब करेगा उस फ्रिज का, जब 2015 में उसकी कीमत क्या है 5000 थी, लेकिन 2020 आने तक क्या है उसकी कीमत लगभग 5500 से 6000 के बीच हो जाए, तो क्या है ग्रोथ भी होगी, यानी कि जो प्रोड्यूसर है वो क्या है प्रोडक्शन करेगा उस फ्रिज का। क्यों करेगा, क्योंकि उस पे क्या है उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है, साल दर साल के अनुसार क्या है उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है। तो जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है आपका, अगर ग्रोथ हमें चाहिए तो हमें क्या है थोड़ी बहुत महंगाई रखनी होती है, यानी कि कीमतें थोड़ी सी क्या है ऊपर रखनी होती हैं। और इसके लिए 2015 में क्या है एक एग्रीमेंट हुआ, इसके लिए 2015 में क्या है एग्रीमेंट हुआ था जिसका नाम है टारगेटिंग इन्फ्लेशन, टारगेटिंग इन्फ्लेशन 4 ± 2%,
यानी कि जो हमारी महंगाई है वो 2% से 6% के बीच होगी, तो वो क्या है, ग्रोथ से क्या है, डायरेक्ट रिलेशन में होगी। यानी कि हमारी जो महंगाई की दर है वो क्या है, यदि 2 से 6% के बीच में होगी, तो इस कंडीशन में ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कि इस कंडीशन में क्या है, ग्रोथ भी हो, इस कंडीशन में महंगाई के साथ साथ क्या है, ग्रोथ भी होगी। लेकिन यदि क्या है, बिलो द 2% एंड अबाउ द 6%, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपका सेकंड रिलेशन बन जाएगा, ग्रोथ इज इनवर्सली रिलेशन टू इन्फ्लेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इन्फ्लेशन। यानी कि अगर महंगाई 2% से नीचे चली जाती है, तो महंगाई 2% से नीचे जाने का मतलब है कि कीमतें बिल्कुल डंप हो गई, कीमतें गिर गई, और कीमतें गिरने पर क्या है, किसी भी प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जब आप भी सिंपल सी बात समझिए कि आज कोई वस्तु 2015 में, या मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, 2015 में फ्रिज है वो 5000 का था, लेकिन 2020 में वो क्या है, 4000 का हो गया, तो क्या आप उस फ्रिज का प्रोडक्शन करेंगे? एज अ प्रोड्यूसर सोचना है, एज अ कंज्यूमर नहीं। कंज्यूमर चाहता है सस्ता हो, प्रोड्यूसर चाहता है कि महंगा हो, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत महंगा हो, ताकि लोगों की क्रय शक्ति पर कोई क्या है, प्रभाव ना पड़े। और वो ऐसा महंगा नहीं चाहता कि डेली बेसिस पर रेट बढ़े, वो चाहता है कि हर ईयरली रेट बढ़े। तो यदि क्या है, आपका कीमतें बहुत नीचे गिर जाती है, तो जो प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्शन करना क्या है, बंद कर देता है। और जब प्रोडक्शन करना बंद कर देता है, तो क्या है, हमारे देश में बेरोजगारी, गरीबी जैसी समस्याएं क्या है, उत्पन्न हो जाती हैं। तो इसलिए क्या है, आरबीआई ने 2015 में क्या है, टारगेट इन्फ्लेशन किया 4 ± 2, यानी कि हम क्या है, अपने इन्फ्लेशन को, महंगाई को 2 से 6 के बीच रखेंगे। और इसी के लिए क्या है, आपकी ये मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, इसी के लिए काम करती है। यानी कि आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी किसके लिए काम करती है, तो टारगेटिंग इन्फ्लेशन के लिए, यानी कि 2 से 6% के बीच में महंगाई रखना, ये किसका काम है, एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। और जब 2 से 6% के बीच में महंगाई होगी, तो क्या है, ग्रोथ के इस इन्फ्लेशन के साथ ग्रोथ होगी। लेकिन अब आप सोचिए 6% से ऊपर अगर महंगाई जाती है, तो इनमें इनडायरेक्ट रिलेशन हो जाता है। कैसे हो जाता है, जब कीमतें बढ़ जाती हैं, मान लीजिए आज मेरी इनकम 100 रुपए थी, और मैं 100 रुपए से बाजार में जाता था, 20 रुपए किलो आलू थे, मैं 5 किलो आलू लेकर आता था। अब 1 महीने बाद कीमतें बढ़ गई, आलू हो गए 25 रुपए किलो, तो मैं क्या है, अब बाजार गया, 100 रुपए के ही मैंने आलू लिए, लेकिन मुझे आलू कितने मिले, 4 किलो। तो 1 किलो का जो प्रोडक्शन है वो क्या है, बंद हो चुका है। 1 किलो का जो प्रोडक्शन है, या तो वो बंद हो चुका है, भाई महंगाई कब होती है, जब डिमांड ज्यादा हो, सप्लाई कम हो, तो वो जो 1 किलो का प्रोडक्शन, या मुझे क्या है, 1 किलो का जो मेरी मांग है वो क्या है, कम हो गई है। सिंपल सी बात में समझिए कि मैं पहले 100 रुपए का नोट लेकर जाता था और 5 किलो आलू लेकर आता था, अब मैं 100 रुपए का नोट लेकर जाता हूँ और 4 किलो आलू लेकर आता हूँ, तो मेरी क्या है, मांग गिरी है। और जब मेरी मांग गिरेगी, क्योंकि क्या है, कीमतें बढ़ी हैं, मुद्रा की क्रय शक्ति कम हुई है, तो मेरी मांग गिरी है। और जब मेरी मांग गिरेगी, तो क्या है, 1 किलो आलू का क्या है, प्रोडक्शन बंद हुआ है। और उस 1 किलो आलू के प्रोडक्शन में आप एग्जांपल से समझिए कि कोई एक व्यक्ति भी लग रहा होगा, तो उसका क्या है, रोजगार जाएगा, गरीबी बढ़ेगी। और इस तरीके से जब ये सर्कल चलता है पूरा, जब हम पढ़ेंगे तो इस तरीके से जब ये पूरा सर्कल चलता है, तो आपका क्या हो जाता है, मंदी से गुजर जाती है पूरी जो हमारी अर्थव्यवस्था, वो मंदी में चली जाती है। ठीक है ना। तो इसलिए हमारे लिए ना तो ज्यादा महंगाई अच्छी है और ना ही ज्यादा चीजें सस्ती अच्छी हैं। तो चीजें कौन सी अच्छी हैं, यानी कि कंडीशन क्या है, आइडियल कंडीशन क्या है, 2 से 6% वाली। यानी कि अगर इतने में महंगाई होगी, इन्फ्लेशन रेट इसके बीच में होगा, तो आपका क्या है, ग्रोथ और इन्फ्लेशन में डायरेक्ट रिलेशन होगा, यानी कि ग्रोथ भी होगी और इन्फ्लेशन भी होगी और ग्रोथ भी होगी। लेकिन अगर 2 से नीचे 6 से ऊपर चला जाए, तो फिर क्या है, आपका इनडायरेक्ट रिलेशन हो जाता है। और इनडायरेक्ट रिलेशन में किसी भी अर्थव्यवस्था को क्या है, या तो वो मंदी के दौर से चली जाती है, या वो आपका बहुत ज्यादा अपर चली जाती है। दोनों में से क्या है, कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो आई होप आपको क्या है, समझ में आई होगी। इससे आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।